नमस्कार। यूजीसी नेट की तैयारी में रिसर्च एथिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, है ना? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इसे एक मेंटर की गाइड की तरह समझिए, जो आपको अकादमिक ईमानदारी की राह पर मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करेगी। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना कोई भी रिसर्च विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती? उसकी नींव क्या है? इसी सवाल का जवाब आज हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो रिसर्च एथिक्स की जो बुनियाद है ना, वो दो बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। चलिए जरा और गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो सवाल उठता है, ये रिसर्च एथिक्स आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स का एक सेट है। ये एक गाइड की तरह काम करता है जो रिसर्चर्स को बताता है कि अपना काम जिम्मेदारी और ईमानदारी से कैसे करना है। मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि जो भी रिसर्च हो वो भरोसे के लायक हो और उसमें जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनका पूरा पूरा सम्मान हो। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी, इन दोनों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। नो कॉम्प्रोमाइज। एक रिसर्चर का सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपने नतीजों को, अपनी फाइंडिंग्स को जस का तस सच्चाई के साथ रिपोर्ट करे, और उसने जो भी किया, जैसे भी किया, उस प्रोसेस के हर एक स्टेप को ठीक से डॉक्यूमेंट करे। यहाँ हेरफेर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं। जब आप डेटा की रिपोर्टिंग एकदम सही सही करते हैं तो क्या होता है? लोगों का आपकी फाइंडिंग्स पर भरोसा बढ़ता है ना? जब आप अपने मेथड्स को लेकर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहते हैं तो कोई और भी आपकी रिसर्च को दोहरा सकता है, उसे वेरीफाई कर सकता है, और यही तो अच्छी साइंस की पहचान है। और तो और, जब आप अपनी रिसर्च की कमियां या सीमाएं खुद बताते हैं तो इससे नतीजों का एक फेयर इवैल्यूएशन हो पाता है। अच्छा, अब आते हैं उन दो सबसे बड़ी गलतियों पर जिन्हें रिसर्च की दुनिया में एक तरह का क्राइम माना जाता है, और हर स्टूडेंट को इनसे बचना समझना ही होगा। ये हैं प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी, और दूसरा फॉल्सिफिकेशंस यानी डेटा में हेरफेर। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्लेजरिज्म का सीधा सा मतलब है किसी और के काम की चोरी। आपने किसी और का लिखा हुआ टेक्स्ट उठाया और बिना उसको क्रेडिट दिए अपने काम में चिपका दिया। ये हो गया प्लेजरिज्म। वहीं दूसरी तरफ है डेटा फॉल्सिफिकेशन। इसका मतलब है डेटा के साथ खिलवाड़ करना, अपने मनचाहे रिजल्ट के लिए डेटा को बदल देना या फिर झूठा डेटा गढ़ लेना। जैसे मान लीजिए सर्वे के रिजल्ट आपकी सोच से मैच नहीं कर रहे, तो आपने नतीजों को ही बदल दिया। ये बहुत बड़ा धोखा है। और इनके अंजाम बहुत बहुत बुरे होते हैं। अगर प्लेजरिज्म पकड़ा गया तो आपकी एकेडमिक साख, आपकी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाती है। और अगर डेटा फॉल्सिफिकेशन किया तो आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उन सभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं जो आपकी रिसर्च पढ़ रहे हैं या उस पर भरोसा करके कोई फैसला ले रहे हैं। इसके असर बहुत दूर तक जाते हैं। चलिए, अब तक हमने डेटा और टेक्स्ट की बात की। अब बात करते हैं रिसर्च की सबसे जरूरी हिस्से की, यानी इंसानों की। जब आपकी रिसर्च में लोग शामिल होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। यहाँ पर एक गोल्डन रूल है जिसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट या सूचित सहमति। ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति आपकी रिसर्च में हिस्सा ले रहा है उसे आपकी स्टडी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और हिस्सा लेने का फैसला पूरी तरह से उसका अपना होना चाहिए, बिना किसी दबाव के। तो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते कैसे हैं? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने पार्टिसिपेंट को सब कुछ साफ साफ बताइए। आपकी स्टडी का मकसद क्या है, आप करेंगे क्या, इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या फ़ायदे। स्टेप 2, ये पक्का करिए कि वो अपनी मर्जी से हाँ कह रहा है, कोई जोर ज़बरदस्ती या लालच नहीं होना चाहिए। और स्टेप 3, उसे ये गारंटी दीजिए कि उसकी दी हुई जानकारी को जैसा आपने वादा किया है वैसा ही इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अगर गोपनीय रखने को कहा है तो वो गोपनीय ही रहेगी। और ये जो तीसरा स्टेप था ना, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, यानी गोपनीयता। ये एक रिसर्चर की ड्यूटी है कि वो अपने पार्टिसिपेंट्स की पर्सनल और सेंसिटिव जानकारी को सुरक्षित रखे। इसके लिए अक्सर एनोनिमाइजेशन का सहारा लिया जाता है, मतलब उनकी पहचान को छुपा दिया जाता है ताकि कोई ये न जान पाए कि ये जानकारी किसने दी है। अब यूजीसी नेट के लिहाज से कुछ नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं, जैसे हेलसिंकी डिक्लेरेशन।
ये इंसानों पर होने वाली रिसर्च के लिए नैतिक सिद्धांत बताता है। और अगर रिसर्च जानवरों पर हो रही है तो भारत में CPCSA के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। इन सब का एक ही मकसद है, रिसर्च में किसी को भी, चाहे इंसान हो या जानवर, कम से कम रिस्क हो और किसी भी तरह का गैर जरूरी नुकसान न पहुंचे। तो ठीक है, रिसर्च हो गई, अब बारी है उसे दुनिया के सामने लाने की, यानी पब्लिश करने की। जैसे ही आप पब्लिकेशन की दुनिया में कदम रखते हैं, वहां के भी अपने एथिक्स, अपने नियम कानून लागू हो जाते हैं। ये एक तरह से एक बड़ी एकेडमिक बातचीत में शामिल होने जैसा है, और उस बातचीत के कुछ अदब कायदे होते हैं। देखिए, इस पब्लिकेशन प्रोसेस में 3 मेन किरदार होते हैं। पहले हैं ऑथर्स, यानी आप, जिनकी जिम्मेदारी है कि काम ओरिजिनल हो, ईमानदार हो। दूसरे हैं एडिटर्स, जिनका काम है फेयरनेस और क्वालिटी का ध्यान रखना। और तीसरे हैं रिव्यूअर्स, जो आपके काम को परखते हैं और बिना किसी पक्षपात के अपनी राय देते हैं, ताकि काम की क्वालिटी और बेहतर हो सके। और यहाँ एक नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना है, और वो है डुप्लीकेट सबमिशन से बचना। मतलब अपने एक ही रिसर्च पेपर को, एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट को एक साथ कई जर्नल्स में पब्लिश होने के लिए भेजना, ये सरासर अनैतिक है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये सिस्टम के साथ धोखा है और एडिटर्स का कीमती वक्त बर्बाद करता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट समेटते हैं। इन पॉइंट्स को UGC नेट एग्जाम के लिए अपना ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। तो क्या है वो ज़रूरी बातें जो हमें हमेशा याद रखनी है? सबसे पहले, अपनी रिसर्च में इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को हमेशा सबसे ऊपर रखना है। दूसरा, प्लेजरिज्म और डेटा फैल्सिफिकेशन, इनसे हर हाल में दूर रहना है। तीसरा, अगर आपकी रिसर्च में लोग शामिल हैं तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी, ये 2 चीज़ें कभी नहीं भूलनी। चौथा, पब्लिकेशन प्रोसेस में ऑथर, एडिटर और रिव्यूअर, इन सब की जिम्मेदारियों को समझना है। और आखिरी बात, एक बार में एक पेपर सिर्फ एक ही जर्नल को भेजना है, बस। इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, आपकी रिसर्च आपकी आवाज़ है, तो आप ये कैसे पक्का करेंगे कि आपकी ये आवाज़ हमेशा सच बोले? इसका जवाब आपके अंदर है, और यही एक सच्चे रिसर्चर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।